6 आदित्य का आन्या को फिजिकल चोट पहुंचाना। अब तक हम ही पधावीर आन्या को अंदर घर में लेकर आता है और उसे आदित्य का रूम दिखाता है। वह आन्या की बचकानी सी हरकत पर वीर को बहुत हंसी भी आती है। फिर वह आदित्य के बुलाने पर आदित्य से मिलने बाद काउंटर रूम में चला जाता है। अब आगे वीर आदित्य के पास जाता है तो देखता है कि आदित्य पूरी तरह नशे में चूर है। वीर आदित्य के पास जा बोलता है, ये सब क्या है आदि? तू रोज रोज इतना नशा करेगा तो तेरी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, तुझे पता है ना? वैसे भी ऑलरेडी तेरी किडनी इतनी डैमेज हो चुकी है, डॉक्टर ने भी तुझे सख्त बोला है। फिर भी आदित्य अंडस को क्या करूं यार, जो नशे में रहकर करने में मजा है वह बिना नशे में नहीं होता। बिना नशे का कोई मुझे सिड्यूस कर ले, वह आज तक कोई आया ही नहीं। और तू तो जानता है ना, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी जरूरत है। आई नीड फिजिकल फॉर बॉडी। वीर अंडस को आदि तेरी शादी हो गई है। आदित्य अंडस को उसकी बात बीच में काटते हुए, नाम की शादी है और जिंदगी भर उसे कैद करने के लिए मैंने उससे शादी की है, उसे हर तरह से टॉर्चर करने के लिए शादी की है, उसका पंख काटने के लिए शादी की है। उसने मेरी इकलौती निशानी को मारा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, जिंदगी भर तड़पाऊंगा। वीर अंडस को पर आदि वह मुझे बहुत मासूम लगती है, मुझे नहीं लगता वह किसी के साथ जानबूझकर साजिश कर सकती है। आदित्य अंडस को तो उसने तुझे अपनी चेहरे की खूबसूरती में फंसा ही लिया। वीर जोर से चिल्लाते हुए, आदि भले ही तू उसे टॉर्चर कर या उसे मार या उसे तड़पा, लेकिन मेरे नज़र में वह तेरी वाइफ है और मेरी भाभी, समझा? आदित्य उसकी बात सुन अपना वाइन पूरा घटक जाता है। वीर अंडस को वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं यही बताने आया था। आदित्य अंडस को करने दो उसे जिंदगी भर। वीर अंडस को, आदि मैंने सनाया की बात की है, आन्या की नहीं। आदित्य उसकी तरफ देख फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जा उसे खोल, उसमें एक इंजेक्शन निकाल, अपने हाथ पर इंजेक्ट कर लेता है। वीर एक गहरी सांस लेता है। वीर अपने मन में, पता नहीं आगे तू इन सब से कभी निकल भी पाएगा कि नहीं। मैं तुझे एक अच्छे परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि आन्या वैसी लड़की नहीं है जैसा तू सोचता है। बस जैसा मुझे डर लग रहा है, तू उसके साथ वैसा कुछ ना कर। और तू जिस शादी से एक समय भाग रहा था और आज तूने जबरदस्ती ही सही शादी की है, उस शादी को निभा, भूल जा पुरानी बात। पर मैं जानता हूँ इतनी आसानी से नहीं भूल सकता, और शायद मैं भी। रात के 9 बजे बज गए थे। आन्या बिस्तर पर बैठे बैठे ही सो गई थी। आदित्य गलियारे से होते हुए अपने रूम का दूर खोलता है तो देखता है आन्या उसके बड़े से बैग पर बैठे बैठे ही सो रही थी। आदित्य उसके पास जा बोलता है, काफी चैन की नींद ली जा रही है। ये कह उसे देखते ही अगले ही पल आन्या के ऊपर साइड में रखा टेबल पर पानी जग से ले उसके ऊपर फेंक देता है। इतनी प्रेशर के साथ कोई चीज आन्या को अपने ऊपर महसूस होते ही आन्या हड़बड़ा कर उठ जाती है और बोलती है, कोई है, बचाओ बचाओ। आदित्य उसके गालों को जोर से पकड़ते हुए बोलता है, अपनी आवाज नीचे रखो। आन्या उसके ऐसे पकड़ने से उसे काफी दर्द हो रहा था। वह छटपटाने लगी और खुद को छुड़ाने लगी और किसी तरह बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। आदित्य एक बार उसकी उन मासूम आंखों को देखा, अगले ही पल अपने मन को झटकते हुए आदित्य हंसते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है आन्या राजवंश, अभी से तुमने इतनी हिम्मत हार गई। ये कह उसे खड़ा करता है। आन्या दर्द सह नहीं पा रही थी, वह छटपटाने लगी। आदित्य से कहती है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, आखिर गलती क्या है हमारी? आदित्य को न जाने क्यों आन्या का ये सवाल पसंद नहीं आया और उसे राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया। वह आन्या के बालों को जोर से पीछे से पकड़ अपने चेहरे के सामने करता है। आन्या, जिसने आज तक एक छोटी सी चोट पर सब उसके आगे पीछे दौड़ने लगते थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके रूह से कोई प्राण खींच रहा हो। अन्या जोर से चीखते हुए बोली, आदित्य छोड़िए मुझे। आदित्य को उसका नाम लेना जरा भी पसंद नहीं आया। वह उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देता है जिससे आन्या एकदम सुन्न पड़ जाती है और वह बेड पर निढाल होकर गिर जाती है। वह आधी बेहोशी में चली जाती है। इस समय बिना चुन्नी की थी, उसके मुंह से तो जैसे आवाज ही गायब हो गई थी। आंख से बस झरझर आंसू बहा रहे थे और वह एक एकटक आदित्य को देख रही थी या फिर उसके रूप को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या ये वो आदित्य सच था जिसने उसे बचाया था, या सामने वाला है जो एक हैवान है? आदित्य उसकी तरफ झुक उसके गले को पकड़ कहता है, आज के बाद मुझे मेरे नाम से बुलाने की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह हश्र करूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगी। आन्या तो एक लाश की तरह बस एकटक आदित्य को अपनी भरी हुई आंखों से देख रही थी।
आदित्य, आज के बाद तुम मुझे नाम से नहीं साहब के नाम से बुलाओगी। तुम एक गुलाम हो, यह नौकर की तरह तुम्हें रहना है। तुम्हारे साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम हमारी कभी पत्नी नहीं हो सकती। अपने कान खोल कर सुन लो, तू इस सोने की पिंजरे में कैद हो, तुम वह चिड़िया हो जिसको कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। आदित्य उसके गाल को पकड़ते हुए बोला। आई बात समझ में आदित्य को उसकी चोट लगी हुए गाल को पकड़ने से आन्या को और ज्यादा दर्द होने लगा। वह सिसक पड़ी। आदित्य उसके गाल को दबाकर पूछता है, मैंने कुछ कहा? उसके इतना जोर से बोलने पर आन्या के अंदर तक डर से सहम जाती है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर हाँ में सर हिलाती है। आदित्य उसे चिल्लाकर बोलता है, से वर्ड। आन्या धीरे से अपने मुंह से बोलती है, हाँ आदित्य, तुम्हारे लिए यही सही होगा। ये कह उसे झटक के छोड़ देता है और उसे ऐसे ही छोड़ अपने रूम की बालकनी से होते हुए पीछे बैकयार्ड में यही करीब 100 मीटर की दूरी पर बनी एक छोटी सी फार्म हाउस घर पर चला जाता है। आन्या उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखती रहती है। थप्पड़ मारने से उसके गाल सूज गए थे और मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। आयु अपने मन में बोली, मुझे नहीं पता था मैं एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो एक जानवर, राक्षस, हैवान सब है। उसे स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। अरे मेरी गलती तो बता देते। लेकिन मिस्टर आदित्य राजवंश, आज से और अभी से आई हेट यू आदित्य। सॉरी साहब। जस्ट 7, तुम सच में एक क्रूल हार्टेड हो। अब तक हमने पढ़ा कि आदित्य अन्या से बेइंतहा नफरत करता है। क्या वजह है यह नहीं जानती। इसके विपरीत आन्या कई सालों से आदित्य से प्यार करती थी, लेकिन जब वह उससे मिली भी तो उसके इस रूप को देख आन्या नफरत करने पर मजबूर हो रही है। अब आगे, आदित्य के चले जाने के बाद आन्या बेड पर ऐसे ही बेजान पड़ी रहती है। वह आदित्य के इस टॉर्चर से आधी बेहोशी में चली जाती है। उसके हाथ पैर तो सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसे ही पड़े पड़े वह पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ आदित्य एक फार्म हाउस में जाता है तो एक लड़की भी दरवाजा खोलती है। आदित्य अंदर जा सोफे पर बैठ सिगरेट का कश लगाने लगता है। वह लड़की दरवाजा बंद कर टेबल के पास जो वाइन से गिलास भरने लगती है। आदित्य आंखें बंद किए आन्या के उस मासूम चेहरे, भीगी पलकें, उसको एकटक देखना याद आ रहा था। वह सिगरेट का कश लगातार लगाया जा रहा था, जैसे वह सब भूलना चाहता हो। तभी वह लड़की उसके पास जा बैठ सिगरेट फेंक वाइन की एक गिलास आदित्य को दे एक पीती हुई बोलती है, आज हमारे पास कैसे आप आ गए? आपको तो अपनी रातें रंगीन करने के लिए हर रात नई लड़की चाहिए। आदित्य वाइन पीते हुए बोला, मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू बैडली। वह लड़की जिसका नाम सनाया था, वाइन का गिलास साइड रख आदित्य की गोद में बैठ जाती है और अपने हाथ उसके चेहरे पर फिराते हुए बोलती है, सुना है आपने आज शादी की है, वह भी बंदूक की नोक पर। आदित्य उसे गुस्से से देखने लगता है तो सनाया बोलती है, अरे जनाब, हमारे भी कुछ चाहने वाले हैं जो हमें सब बताते हैं। आप अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाने की वजह हमारे पास आ गया। आदित्य गुस्से से उसके बाल खींचते हुए बोला, अपने काम से काम रखो, जिस लिए आया हूँ वह काम पूरा करो। सनाया मुस्कुराने लगती है और बोलती है, हम आपकी इसी अदा पर तो मरते हैं। ये कह वह अपने टॉप उतार देती है। तभी वह आदित्य के होठों के पास जाती है तो आदित्य उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है, इन होठों को छूने की परमिशन मैंने किसी को नहीं दी है। तुम मेरी फिजिकल नीड के लिए हो तो बस वही करो। ये कह गिलास नीचे रख उसे सोफा पर धकेल देता है और उसके गर्दन को चूमने लगता है। गर्दन चूमते चूमते वह उसे बाइट भी देने लगता है। फिर उठकर अपना शर्ट निकाल उठा फेंक देता है। उसके बाद वह सनाया की तरफ देखता है जो गहरी गहरी सांसें लिए उसे ही देख रही थी और बोलती है, आदित्य, इन होठों की प्यास कब जाओगे? ये लव तुम्हारे होठों को चूमना चाहती है, उनमें डूब जाना चाहती है। आदित्य अंडरस्को, इन होठों तक कोई पहुंच सके अभी तक कोई आया ही नहीं जिसे मैं छूना चाहता हूँ। ये लव उसी के होंगे। ये कह वह सनाया को गोद में उठा बैग पर गिरा देता है। सनाया के मुंह से एक आह निकल जाती है और बोलती है, कितना तड़पी हूँ आदित्य, प्लीज जल्दी आओ ना। उद्धरण चिन्ह। इस समय आदित्य सनाया के सामने एकदम नेकेड था। सनाया आदित्य को ऊपर से नीचे देखने लगती है और खड़ी हो अपनी ब्रा और हॉट पैंट को उसके सामने उतार एकदम न्यूड हो जाती है और आदित्य को बैग पर धकेल उसके ऊपर आप उसके सीने को चूमने लगती है, कभी बालों को तो कभी गर्दन को तो कभी उसके ब्रॉड सीने को। उसके हाथ ऊपर से नीचे एक्सप्लोर कर रहे थे। सनाया के हाथ जब आदित्य के ऊपर को जाता है तो आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह काफी हार्ड हो जाता है। काफी देर तक इसी तरह सनाया के हाथ से फील करने के बाद आदित्य सनाया को अपने नीचे कर लेता है।
अपने ऊपर एक चादर डाल बिना किसी देरी के सनाया के साथ इंटीमेट होने लगता है। सनाया की चीख निकलने लगती है और उसके आहें निकलने लगती है, जो आदित्य को और वाइल्ड बना रही थी। और आदित्य की जोर जोर से सांसें रूम में एकदम से गुंजने लगती हैं। कुछ देर बाद आदित्य बेड पर लेट जाता है तो सनाया उसके ऊपर अपने आप उसे प्यार करने लगती है। सनाया काफी खूबसूरत थी। आदित्य उसे एकटक देखता है तो वह उसके हाथ पकड़ अपने ऊपर रख देती है। आदित्य उसे जोर जोर से पकड़ लेता है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता है। करीब रात के 2 बजे सब शांत हो जाता है। सनाया आधी नींद में चली जाती है, वह काफी थक गई थी। आदित्य उठकर बाथरूम में अपने आप को क्लीन करने चला गया। फिर वह शर्ट पहन बाहर आता है। इस समय वह शर्टलेस था। सनाया उसे अधखुली आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आप को धीरे से चादर से ढककर और खुद सो जाती है और मन में बोलती है, तुम सच में एक क्रूल हार्टेड हो। मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझोगे। बस एक बार मेरे पास सो लो, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सोचते ही सोचते नींद के आगोश में चली जाती है। आदित्य बालकनी में जा सिगरेट का कश लेने लगता है और वापस आ सोफे पर लेट जाता है। कितने घंटों तक एकटक ऊपर देखने के बाद धीरे धीरे वह भी नींद के आगोश में चला जाता है। क्या होने वाला है आदित्य और आली की लाइफ में? चैट आन्या की बिगड़ी हालत, वीर और आदित्य में हुई बहस। अब तक हमने पढ़ा, आदित्य और आन्या की शादी हो जाती है और वीर का आन्या को इनोसेंट बोलना आदित्य को रास नहीं आता है और वह उल्टा वीर पर ही इल्जाम लगा देता है आन्याय को पसंद करने का, जिससे वीर गुस्सा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शादी होने के बावजूद उसका और सनाया का नाजायज रिश्ता बनता है। अब आगे। काफी देर से कॉफी टेबल पर फोन की रिंग सुनाई दे रही थी। आदित्य काफी गहरी नींद में चला गया था। उसे फोन की आवाज से इरिटेशन होने लगी। वह अपना हाथ इधर उधर मूव करते हुए फोन को खोजने लगा। फोन पाते ही उसे कान पर लगा, बोला, हेलो। उधर से एक जोर से चिल्लाते हुए कोई बोलता है, अब समय मिल गया तुझे फोन रिसीव करने का। आदित्य अंडस्को, अबे कौन मर गया जो मुझ पर इतना भड़क रहा है? उधर से वीर की गुस्से भरी आवाज आई, तेरी बीव। आदित्य की झटके से आंख खुल जाती है और उठकर बैठ जाता है और बोलता है, क्या मतलब है तेरा? वीर अंडस्को, वह तो तू घर आएगा तब पता चलेगा। आदित्य झटके से उठता है और अपनी शर्ट उठा पहनकर निकलने लगता है। तभी बाथरूम से बाथरोब पहन सनाया बाहर निकलती है। सनाया अंडस्को, कहाँ जा रहे हो आदित्य? आदित्य बिना जवाब दिए बाहर निकल जाता है। सनाया अंडस्को, आज तक ऐसा नहीं हुआ, कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आदित्य बिना मुझे हक किए कभी नहीं गया। ये बदलाव इतनी जल्दी हाउ? वहीं दूसरी तरफ आदित्य के रूम में बेड पर आन्या बेहोश चित लेटी थी। इस समय उसके ऊपर ना ही कोई ब्लैंकेट था और ना ही उसकी कोई चुन्नी। इस समय उसके बाल बिखरे, तन पर सिर्फ लहंगा, चोली, होठों से निकलता खून, आंखों पर आंसू के निशान जो सूख चुके थे और उसके चेहरे पर अपना दाग बना चुके थे। उसकी कमर और चिकनी पेट रिवील हो रही थी। उसके ब्लाउज का गला डीप होने पर उसकी हल्की हल्की क्लीवेज भी दिख रही थी। रूम में वीर और रोहन दोनों थे। वर उसके चेहरे पर पानी डाल थपथपा रहा था, लेकिन आन्या से मज नहीं हो रही थी। तभी आदित्य भागते हुए अंदर आया। इस समय उसने सिर्फ शर्ट पहन रखी थी, उसका बटन नहीं लगा था। इससे समझ आ रहा था कि वह कितनी जल्दी में आया था। अब यह आदित्य की घबराहट थी या बेचैनी, ये तो वही जाने। जब वह बालकनी से अंदर आया तो अंदर हो रही एक्टिविटी को देख उसकी आंखें सर्द हो गई। उसने जोर से कहा, दूर हटो उससे। वीर हड़बड़ा कर एक कदम पीछे हो गया। तभी आदित्य आया और अपनी शर्ट उतार आन्या के ऊपर डाल दिया। वीर गुस्से में उसे धकेलते हुए बोला, कर लिया अपनी मनमानी, ले लिया बदला, सुकून मिल गया। यह क्या हरकत किया है तूने, और यह कौन सा बदला लेने का तरीका है? आदित्य एकटक आन्या के चेहरे को देख रहा था। उसे वह चेहरा याद आता है जब उसने शादी के जोड़े में पहली बार आन्या को देखा। तब और अब में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। वीर अंडस्को, अरे टॉर्चर करना ही था तो बहुत तरीका है। ये कौन सा तरीका है एक औरत से मारपीट करने का? आदित्य अंडस्को, वीर यह मेरी पत्नी है। मैं चाहे जैसा चाहूं इसके साथ वैसा कर सकता हूं, और एक ही दिन में तुम्हें इतनी परवाह, ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तभी आदित्य कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोलता है, अच्छा याद आया। कहीं जैसे तेरा प्यार मेरी बिस्तर पर होती है, वैसे ही तू मेरी बीवी को अपने बिस्तर पर तो नहीं रखना चाहता। आदित्य इतना ही कहा था कि वीर उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारता है। आदित्य हंसते हुए, सच्चाई बुरी लगी, वैसे भी यह मेरी सिर्फ नाम की पत्नी है। तू चाहे तो इसके साथ टाइम पास कर सकता है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है।
तभी वीर उसे एक और मुक्का मारता। तभी रोहन डॉक्टर को लेकर अंदर आ जाता है। तभी वह डॉक्टर, जिसका नाम मोहन शेख था, वह अंदर आया। वह रोहन को इशारे में पूछता है, किसका चेकअप? तो रोहन बेड पर इशारा करता है। मोहन बेड पर एक लड़की देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और बोलता है, क्या आदित्य तूने इस बार शादीशुदा लड़की के साथ? वह इतना बोला ही था, उसे आदित्य की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, गेट आउट। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुन मोहन हड़बड़ा जाता है और वह जाने में ही भलाई समझता है। तभी उसे आवाज आती है, अपनी वाइफ को भेजो। मोहन एक बार आदित्य को, एक बार उस बेड पर पड़ी लड़की को ऊपर से नीचे देखता है, फिर 9-2-11 हो जाता है। कुछ देर बाद करीब 30 साल की एक लड़की अपने हाथ में एक बॉक्स लिए अंदर आती है। उसका नाम रावी शेख था। रावी और मोहन का घर आदित्य की विला की 5वीं विला के बाद ही था। आदित्य, वीर, मोहन, रावी और आर्यन, ये पांचों एक साथ कॉलेज पढ़ाई की थी। इन सब में आर्यन कौन है ये बाद में पता चलेगा। रावी अंदर आती है तो बेड पर एक लड़की देख आश्चर्य हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वह आश्चर्य एक लड़की को देखकर हुई थी। आदित्य के बिस्तर पर वह कभी न कभी लड़की को देखती ही रहती थी, क्योंकि कभी कभी आदित्य के ज़्यादा वाइल्ड इंटीमेट होने से, किसी लड़की की ज़्यादा हालत खराब हो जाने से रावी ही उसका ट्रीटमेंट करती थी। पर आश्चर्य की बात उसके लिए ये था कि वह लड़की शादी के लाल जोड़े में सिंदूर से सनी हुई पूरी सुहागन थी। वह एक नज़र सबको देख बिना क्वेश्चन किए उसे चेक करने लगती है। फिर चेक करने के बाद वह इंजेक्शन निकाल उसके हाथ में इंजेक्ट करने लगती है। उसे इंजेक्शन लगता देख आदित्य अपना चेहरा घुमा लेता है। रावी इंजेक्शन लगाते समय आदित्य को एक नज़र देखती है तो मुस्कुरा देती है। तभी वह सबको अंदर बुलाती है और बोलती है, इसे टॉर्चर किया गया है और इसे एक ट्रॉमा से होकर गुजरना पड़ा और काफ़ी स्ट्रेस लेने की वजह से यह बेहोश है। आधे घंटे में इसे होश आ जाएगा और शायद मेरे अनुमान से इसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। इसे होश में आने के बाद इसे कुछ हल्का खिला इसे मेडिसिन लेने को बोल देना। यह वह जाने लगती है और जाते जाते आदित्य को बोलती है, आदित्य, मैं नहीं जानती यह कौन है और तुम्हारे साथ उसका रिश्ता क्या है, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो ये हरकत की है वह बहुत शर्मनाक हरकत है। मुझे लगता था तुम्हारे साथ जो कुछ गलत हुआ है तुम चाहे जैसे हो, लेकिन एक औरत के लिए इतना घटियापन की हरकत कभी नहीं कर सकते हो। ये कह वह जाने लगती है। तभी आदित्य जोर से बोलता है, अपनी नसीहत अपने पास रखो, समझी, निकलो सब के सब यहाँ से। रावी मुस्कुरा कर चली जाती है। वीर भी रावी के पीछे चला जाता है। रोहन वहीं खड़ा आदित्य का मुंह निहारता रहता है तो आदित्य तिला मिलाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या अलग से प्रसाद दूं? रोहन हड़बड़ाते हुए ना में लगती हिलाता है। वह भी 9-2-11 हो जाता है। सभी के जाने के बाद आदित्य एक नज़र आन्या को देखता है, फिर बाथरूम चला जाता है। बाथरूम से हॉट शावर लेने के बाद वह अपना सिर पोंछते हुए बाहर आता है। इस समय उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और एक टॉवल से अपना सिर पोंछते हुए बाहर आ रहा था। आन्या को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर सीलिंग को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वह सोचती है कि वह कहाँ है। फिर तभी अपना चेहरा घुमाने पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह कहाँ है, तो उसके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। उसके शरीर में तो इतनी जान नहीं थी कि वह उठ सके। तभी उसके कानों में एक मर्दाना आवाज आई, अभी से अपनी हालत बना रखी है तो आगे का कैसे बर्दाश्त करोगी मिसेज आन्या राजवंश। आन्या को एक बार के लिए तो समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर डर घर कर गया। वह साइड देखती है तो आदित्य अपने बाल पूछते हुए उसी की तरफ आ रहा था। आदित्य को देख झटके से खड़ी हुई और आगे बढ़ी ही थी कमजोरी की वजह से और चक्कर खाने लगी और लहंगा में फंस कर गिरने ही लगी। तभी आदित्य उसे कमर से पकड़ लेता है। आदित्य की इतनी करीबी पाकर एक बार के लिए तो आन्या सब कुछ भूलने को मजबूर हो गई और उसकी खुशबू को महसूस करने लगी। तभी जब उसने अपनी आंखें खोली तो आदित्य के शरीर पर कुछ दिखा। वह उसे ध्यान से देखने लगी तो उसकी आंखें बड़ी होने के साथ साथ आंसू टप टप गिरने लगी और मन में बोली, मतलब ये सच है, आदित्य एक प्लेबॉय है। हुआ यूं कि आदित्य के शरीर पर नाखूनों वाइट के मार्क्स साफ नजर आ रहे थे। आदित्य उसे खड़ा कर बोलता है, जाओ पहले अपनी दशा सुधारो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। ये कह उसे खड़ा कर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। आन्या अपनी भरी हुई आंसुओं के साथ वहीं खड़ी रहती है काफी देर तक। जब वो नहीं हिलती तो आदित्य पूछता है, क्या हुआ, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हो? आन्या बड़ी मासूमियत के साथ बोली, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। आदित्य उठता है, फिर वह अपने कबर्ड से एक टी शर्ट और लोअर निकालते हुए बोलता है,
लो अभी का इसी से काम चला लो, उसके बाद तुम्हारे पास सर्वेंट वाले कपड़े आ जाएंगे। मेरे कपड़े पहन, अपनी औकात मत भूल जाना। उसके कपड़े ले बाथरूम के अंदर चली जाती है। आदित्य एक बार पीछे मुड़कर देखता है और फिर अपने क्लोजेट रूम में चला जाता है। ऑफिस के कपड़े पहने तैयार हूँ नीचे चला जाता है। तभी कुछ देर बाद आन्या बाथरूम से आदित्य के दिए हुए कपड़े को पहन बाहर आती है। देखती है कि आदित्य बाहर नहीं है, एक गहरी सांस लेती है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी तो वह दरवाजे से बाहर आती है और बाहर आती है एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। क्या हुआ आन्या के साथ? क्यों उसकी चीख निकल जाती है? क्या आदित्य आन्या पर करेगा थोड़ा रहम या फिर अपने बदले की आग में जला देगा अन्य को? देखने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हार्टेड हस्बैंड सिर्फ पॉकेट नावेल पर। चेन्नई मैं तुम्हें तड़पा कर रहूंगा मिसेज राजवंश। अब तक हमने पढ़ा कि आन्या की तबीयत को लेकर डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दी कि उसे कोई भी टेंशन वाली बात ना की जाए। उसको एक और काफ़ी स्ट्रेस लेने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। आदित्य उसे नहाने को बोल नीचे चला जाता है। जब आन्या फ्रेश होकर भूख लगने की वजह से दूर खोल बाहर आती है तो सामने का नज़ारा देख उसकी चीख निकल जाती है। अब आगे आन्या की चीख सुन आदित्य और रोहन जो नीचे लिविंग एरिया में बैठे थे वह ऊपर देखने लगते हैं। आदित्य इस समय एक चेयर पर बैठ किसी राजा की तरह बैठा था। उसके हाथ में एक चाकू था। वह किसी नर्क का देवता से कम नहीं लग रहा था। वह आन्या को देख एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगता है। दरअसल आदित्य के घर में कोई सर्वेंट बन उस पर स्पाई कर रहा था जो एक रिपोर्टर था। आदित्य के असर होने का सबूत ढूंढने आया था। आज आदित्य ने लिविंग रूम में बैठा था, उसकी नज़र सामने रखी पॉट की डिज़ाइन में जाती है तो जिसमें एक कैमरा लगा होता है उसे देख स्माइल करने लगता है और उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि यह कौन कर सकता है, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही सर्वेंट अंदर आता था फ्लावर चेंज करने के लिए। आदित्य उसे ही टॉर्चर कर रहा था। वह रिपोर्टर हाथ जोड़े मिन्नतें कर रहा था। उसके शरीर पर कई जगह कट के निशान थे। वह रिपोर्टर भीख मांग रहा था कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगा। बात यह है उसे आन्या के घर में जबरदस्ती लाने की खबर मिल गई थी और उसकी शादी का भी। तभी आदित्य बोलता है, चलो आज तुझे सजा में नहीं मेरी वाइफ देगी। वह आन्या को इशारे में नीचे बुलाता है। आन्या जो उस आदमी को देख अंदर तक डर समा गया था वह अपने आप को किसी तरह हिम्मत बांध नीचे आती है। आदित्य उसे खींच अपनी गोदी में बैठा लेता है और उसके हाथ में चाकू पकड़ा उस रिपोर्टर के सीने में दबाते हुए बोलता है, तो मिसेज राजवंश मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आन्या जो उसकी इस हरकत पर एकदम सहम गई थी वह हिम्मत कर बोलती है, छोड़िए मुझे। तभी आदित्य बोलता है, मेरी वाइफ को डर लग रहा है, चलो तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट का एक गिफ्ट दे देता हूँ। अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। आन्या आंखें बंद किए हुए हिम्मत कर बोलती है, छोड़ दीजिए। आदित्य जो आन्या को कमर से पकड़े हुए उसके बालों को स्मेल कर रहा था और उसकी खुशबू में खोया हुआ था, वह उस रिपोर्टर को इशारा करता है हाथ से। वह रिपोर्टर आन्या को हाथ जोड़ वहां से गिरते पड़ते भाग जाता है। आदित्य उसके भागते ही एक केवल स्माइल करता है और वह एक गार्ड को तिरछी नजरों से देखते हुए एक आंख से कुछ इशारा करता है। शायद वह गार्ड उसका इशारा समझ गया था और वह उस रिपोर्टर के पीछे चला जाता है। इधर आन्या एक गहरी सांस लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह कहाँ बैठी है। आदित्य जो इस समय आन्या की खुशबू में खोया हुआ था। अचानक से आन्या ने उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। उसे एकटक देख रहा था। छोड़िए मुझे। अन्या उसे दूर करने लगती है और कहती है, साहब लोग नौकर को ऐसे गोद में नहीं बैठाते हैं, या फिर आपका पेशा है हर लड़की के साथ रंगरेलियां मनाने का। आदित्य को जो उसकी बातें सीधे तीर जैसे चुभी, वह गुस्से में आन्या को धकेल देता है। आन्या नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से जोर से एक आह निकल जाती है। वीर जो अभी अभी किचन से ब्रेकफास्ट आन्या के लिए बनाकर आ रहा था, आन्या को गिरते देख तुरंत जाकर उसे उठाता है और बोलता है, तुम ठीक हो? आन्या कुछ नहीं कहती और जोर जोर से रोने लगती है। वीर उसका सिर सहलाने लगता है। आदित्य जो आन्या के इतनी जोर जोर रोने से इरिटेट हो रहा था, वह जोर से टेबल पर लात मारता है और बोलता है, चुप चुप, एकदम चुप। आन्या एकदम से चुप हो जाती है और वह अपनी भींगी आंखों से आदित्य को देखने लगती है। वीर इसे ले जा और उसके मुंह में कुछ खाना ठूस ताकि यह थोड़ी शांत रहे और उसको मेडिसिन दे ताकि मैं इसे इसकी औकात दिखा सकूं। आन्या आदित्य के कहे हुए शब्द को दोहराते हुए मन में एक बार सोचती है, मैंने तो आपके साथ एक पूरी जिंदगी सोची थी कि खुशहाली से बिताऊंगी। मैंने तो आपको चाहा पर उम्मीद नहीं किया था कि मुझे आप मिलो।
पर भगवान ने मिलाया भी इस रूप में जो मेरे दिल को बार बार छन्नी करते जा रही है। आन्या को अपनी तरफ एकता की स्थिति में देखते हुए पता नहीं क्यों लेकिन आदित्य को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वह अपना चेहरा पीछे कर लेता है। वीर बोलता है, आन्या तुम खाना खा लो, उसके बाद तुमको मेडिसिन लेनी है। आन्या रोते हुए, हाँ मुझे भूख लगी है। ये कहा वह चेयर पर बैठने ही जाती है कि तभी आदित्य जोर से चिल्लाता है, रघु रघु रघु, जिसकी उम्र यही 22 साल थी, जो इस घर में किचन में काम कर रहा था। वह दौड़ते हुए आया और बोला, जी भैया। तभी आदित्य बोलता है, जरा ये बताओ, घर के सर्वेंट कहाँ खाना खाते हैं। रघु उसे हैरानी से देखने लगा तो आदित्य उसे घूर कर देखता है तो वह हकलाते हुए बोलता है, भैया सब लोग नीचे खाते हैं खाना। आन्या जो आदित्य के कहे हुए शब्दों का मतलब समझ लेती है, उसकी आंखों से फिर से एक बार आंसू आ जाता है। वह मन में ही अपने जीवन के बारे में सोचने लगती है, कहाँ वह एक प्रिंसेस की तरह थी और कहाँ उसकी नौकरों से भी कम की जगह बन चुकी थी इस घर में। आदित्य चेयर पर बैठ बोलता है, वीर तुमको पता है, मैंने सुना था इंडियन कल्चर में शादी के बाद अपने पति की खाने के बाद ही खाना खाया जाता था और वह भी उसका छोड़ा हुआ जूठा। ये बोला तिरछी नजरों से आन्या को देखता है। आन्या बिना कुछ कहे वह आदित्य को खाना परोसने लगती है और वही खड़ी हो जाती है। आदित्य खाना खाने लगता है और बोलता है। आन्या वहां से जाने लगती है। तभी वीर बोलता है, आन्या खाना खा लो। आन्या मुझे किसी की दी हुई भीख नहीं चाहिए, और वह जाने लगती है। तभी आदित्य बोलता है, जैसा कह रहा हूँ वैसा रहना सीख जाओ, नहीं तो जिस बाप को तुम्हारे छोड़कर आया हूँ ना, उसे शमशान पहुँचाने में टाइम नहीं लगेगा। आन्या के आंखों में एक बार फिर डर घर कर गया, अंदर तक डर से सिहर गई। उसे पिछली हुई उसके परिवार वालों के साथ उसके पापा पर चलाई गई गोली सब आंखों के सामने चलने लगी। आन्या तुरंत टेबल पर जाती है, वहां से आदित्य की थाली का खाना निकाल वह नीचे बैठ उसको तुरंत मुंह में डालने लगती है। मुंह में खाना खाते ही वह बोलती है, प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसको इतनी दयनीय स्थिति में देख वीर वहां से तुरंत चला जाता है। आदित्य रघु से कहता है, रघु मैंने जो तुमको समझाया था वह तुम इसको बता देना। रघु ठीक है भैया। आदित्य भी उसे एक नज़र देख बाहर निकल जाता है। आन्या उसके जाते ही फूट फूट कर रोने लगती है। वह किसी तरह दो निवाला खा किसी तरह खाना खाती है और टेबल पर रखी मेडिसिन को खा लेती है। वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उसे दवाई का नॉलेज था। वह दवा को देखते ही समझ गई यह एक ट्रोमा की दवा है। वह मन में सोचती है कब तक ऐसी दवा खाकर मैं जीऊंगी, तब तक के फूट फूट रोने लगी। वह मन में बोलती है, मॉम आपने तो कहा था कि आदित्य ऐसे नहीं है, क्यों मैं जो ये रूप देख रही हूँ तो वह क्या है, कैसे मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। फिर भी आपने मुझसे प्रॉमिस लिया है तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी खुद को ढालने की। उधर आदित्य कार में बैठ जाता है। तभी वीर ड्राइविंग सीट पर बैठ वह कार चलाने लगता है। दरअसल वीर उसका राइट हैंड के साथ साथ एक बॉडीगार्ड भी था जो एक साई की तरह आदित्य के साथ रहता था। वीर आदित्य से एक शब्द भी नहीं बोलता। आदित्य भी उसे देखता है, इग्नोर करता है, लेकिन वीर से नहीं रहा जाता। वह फिर बोलता है, आदि अभी तुझे देखकर नहीं लगता है कि वह लड़की कोई साजिश कर सकती है। आदित्य कुछ नहीं बोलता और वह अपने पीसी लैपटॉप में काम करता है। तभी वीर बोलता है, आदित्य एक बार, सिर्फ एक बार बात को पूरी जानने की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताने के सिवा कुछ ना कर सको। ये बोल अपना गाड़ी ड्राइव करने लगता है। आदित्य वीर के कहे हुए शब्दों को अपने मन में दोहराता है और इन 2 दिनों में हुई घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। फिर मन में बोलता है, मैं इतनी जल्दी किसी लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता। हर चेहरा एक छलावा होता है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आन्या राजवंश में तो तुम्हारे रूह तक जान कर रहूंगा और तुमने मुझे जो दर्द दिया है उस दर्द को 4 गुना तुम्हें तकलीफ होगी। तभी कुछ आधे घंटे बाद आदित्य की गाड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में असर टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। जो एक लोगों में बना था, राजवंश कॉर्पोरेशन टेक्सटाइल्स, जो पता नहीं कितने एकड़ में फैला हुआ था। आदित्य का से बाहर निकलता है। उसी के पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उसमें से बॉडीगार्ड निकल उसके पीछे हो लेते हैं। आदित्य एटीट्यूड से अपने गॉगल्स पहनते हुए बाहर निकलता है जो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। आदित्य का ऑरा किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। ये कंपनी जहां पर लोग उसे भगवान मानते थे वहां कम से कम 1500 वर्कर काम करते हैं। कॉर्पोरेशन टेक्सटाइल जो विदेशों से लेकर इंडिया से लेकर हर लोगों से जुड़ी हुई थी।
यहाँ कपड़ों की डिज़ाइन तैयार करने के साथ साथ उसको सेल भी किया जाता था और यहाँ औरतों के रोजगार के लिए कपड़ा सिलने की भी व्यवस्था की गई थी, जो देश विदेशों में भी सप्लाई किया जाता था। इसीलिए असर ब्रांड काफ़ी पॉपुलर था और इंडिया में नंबर 1 पर थी। इस कंपनी से जुड़ने के लिए लोग दिन रात तैयारी कर जुड़ते रहते थे, लेकिन आदित्य उन्हीं लोगों से कॉपरेट करता था जो नए होते थे, जिनकी आइडिया नहीं होती थी, जिसके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता था। वह उनके साथ लग उनको भी फायदा दे अपने कंपनी के साथ जुड़ता था। शायद यही वजह थी कि लोग उसे भगवान के रूप में देखते थे, क्योंकि आज के समय में जहां लोग अपना फायदा का सोचते थे, वहां आदित्य की कंपनी नए नए लोगों को एक मौका देता था, जिससे लोग अपने बिजनेस में आगे भी बढ़ पाते थे और राजवंश का भी फायदा होता है। आदित्य अंदर जाने लगता है, तभी उसे लोग ग्रीट करते हैं। आदित्य हाँ में सिर हिला अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। सबके दिलों पर राज करने वाला और भगवान की दर्जा रखने वाले आदित्य क्यों कर रहा है अन्य के साथ एक हैवानियत? आखिर क्या वजह है जो दुनिया के लिए कुछ और खुद की बीवी के लिए कुछ और? आखिर क्या है आदित्य का राज? जाने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हार्टेड हस्बैंड सिर्फ पॉकेट नावेल पर। और तुम बोल रहे हो मैं खाना बनाऊं। अब तक हमने पढ़ा जो आदित्य आन्या के लिए एक हैवान, राक्षस, एक डेविल, छोटा सा भूत से कम नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत तो लोगों के लिए एक भगवान का रूप था, जिसने छोटे से छोटे को लेकर बड़े से बड़े को लेकर अपनी मदद साबित की थी और एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। अब आगे आदित्य अपने केबिन में जा बैठ जाता है और वह अपने डेस्क पर रखी कुछ फाइल में से वर्क करने लगता है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट रोहन दूर को खटखटाता है। अंदर से आदित्य की भारी आवाज आती है। कम रोहन अंदर आता है। रोहन अंदर आदित्य को ग्रीट करता है। रोहन से फाइल जो आपने उस लड़की का मंगवाया था। आदित्य उसे घूरता है तो रोहन हड़बड़ा जाता है। तभी आदित्य उसे घूर कर कहता है, वह लड़की तुम्हारी लेडी बॉस है, गिव हिम रिस्पेक्ट। आदित्य की इतनी भारी आवाज सुन रोहन बोलता है, सॉरी पेंसिव फेस सर। और रोहन मन में कहता है, घर पर तो उसे टॉर्चर कर रहे हैं और सर्वन बना कर रखा है और मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। रोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी आदित्य कहता है, मुझे मन में गाली देना हो गया हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। सर मैम का जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ सब उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपाया गया हो। आदित्य के चेहरे पर यह सुन ईवाइल स्माइल आ जाती है। वह फाइल उठा उसे देखता है तो पहले पेज पर आन्या की कई तस्वीरें को टेप से चिपकाया गया था, जिसमें आन्या काफी खूबसूरत लग रही थी। किसी में वह सुधा जी और आलोक जी के साथ थी, तो किसी में वह एक पपी के साथ, तो किसी में वह कीर्ति पूरब के साथ, किसी में अन्या पूरब के गाल पर किस करते हुए, तो किसी में पूरब आन्या को पीछे से कमर से पकड़ते हुए सामने देख रहा है, जिसमें आन्या हाथ पीछे कर उसकी गाल छू रही है। आदित्य जैसे जैसे वह फोटो देखता जा रहा था उसकी आंखों की त्योरियां चढ़ती जा रही थी और उसकी काली गहरी आंखें डरावनी दिख रही थी। आदित्य अंडस को काफी ज्यादा क्लोज है ये दोनों। रोहन अंडस को सर मैम एक मेडिकल स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ती हैं। इनके बारे में सर्च करने से हमें ये पता चला कि यह किसी से प्यार करती हैं, वह भी काफी गहरा और कितने सालों से। सबसे बड़ी बात यह उसे जानती तक नहीं है। आदित्य आईब्रो चढ़ाते हुए जैसे कह रहा हो तब पूरब से शादी क्यों कर रही थी। रोहन अंडस को सर उन्हें काफी सालों से ढूंढ रही थी पर वह नहीं मिला, तो इनके पेरेंट्स के कहने पर यह पूरब से शादी करने के लिए हाँ कर दी। पूरब एक तरीके से कीर्ति और आन्या का गार्डियन की तरह ख्याल रखता है, लेकिन पूरब काफी मिस्टीरियस निकला। उसके बारे में मैंने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन ज्यादा नहीं पता कर पाया, सिर्फ इतना कि यह रमेश मल्होत्रा का बेटा है और उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाता है। बाकी उसके बैक का मुझे कुछ पता नहीं चला। आदित्य तिरछी स्माइल करने लगता है और बोलता है, रोहन जब शेर गुफा से बाहर आता है तो सबसे पहले मेमने ही छुपने की कोशिश करते हैं। रोहन आदित्य की बातों को समझने का प्रयास कर रहा था। तभी आदित्य बोलता है, जब दिमाग नहीं हो तो दिमाग मत लगाया करो, जाकर यह पता करो मिसेज राजवंश किसे पसंद करती है, कौन है जो दिलो जान से प्यार करती है, और राका कब आ रहा है। रातों की बात सुन रोहन थोड़ा सा हिल जाता है और बोलता है, अगले हफ्ते मैंने कनेक्ट किया था पर पता नहीं चला, फिर मैसेज के थ्रू पता चला कि वह एक हफ्ते बाद आएगा। उसकी हालत पतली हो गई थी। आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है और रोहन बेचारा अपना मुंह लटका बोलता है, हंस लीजिए सर, सबका अपना अपना दिन आता है। आदित्य अंडस को गेट आउट। रोहन बाहर चला जाता है। बाहर तभी आदित्य फिर से हंसने लगता है रोहन के चेहरे को याद कर।
रोहन बाहर जाकर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, यदि राका यहाँ आ गया तो सबसे पहले मेरा जीना हराम करेगा। आदित्य आन्या के चेहरे को फोटो में गौर से देख रहा था और बोलता है, कितनी मासूम हो तुम, सब ने तुम्हें मुझसे छुपाया, सबको ये लगता है कि तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सब की बहुत बड़ी भूल थी। ये जो उन लोगों ने छलावा खेला है ना, अब उन लोगों पर ही भारी पड़ने वाली है। आखिर अब तुम मेरे पास हो, ये कह क्रीपी स्माइल करने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में घमासान छिड़ा था। आलोक जी अपने ही भाई पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, अब तक मेरी बेटी मेरे पास क्यों नहीं है? प्रकाश जी अंडस को, भैया हम अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ गए थे वहां, लेकिन हमें राजवंश बिरला के पास उनके घर पहुंचने ही नहीं दिए, तो अंदर कैसे जाएंगे? हाल में कीर्ति, सुधा, पूरब्बा, प्रकाश जी और उनकी पत्नी नीतू बैठी थी। तभी नीतू, अरे भाई साहब मुझे क्या लगता है उसका जरूर उस लड़के से चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए एन वक्त पर शादी के समय हीरो के जैसे एंट्री मार दुल्हन को उठा ले गया। सभी उसे एक तरफ से घूरने लगे तो सुधा जी बोलती है, नीतू जरा जुबान संभाल कर बात किया करो, कब से सुन रही हूँ जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। नीतू फिर कुछ बोलने को होती है कि प्रकाश जी उसे डांटते हुए बोलते हैं, जाओ पहले सबके लिए चाय बनाकर लाओ। नीतू मुंह हिथते हुए चली जाती है। सुधा जी आलोक जी को समझाते हुए बोलती हैं, आप परेशान मत होइए, थोड़ा समय दीजिए, हम बात करते हैं आदित्य से। आलोक जी सोफे पर बैठते हुए, आपको क्या लगता है वह अन्य के मामले में आपकी बात सुनेगा? सुधा जी एक पल के लिए तो शांत होती है, फिर अगले ही पल बोलती है, मेरी बात सुने चाहे ना सुने, पर कम से कम अन्य को कोई तकलीफ ना दे, इस बात के लिए स्योर होना चाहती हूँ। आलोक जी अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं तो वही पूरब सुधा जी की बात सुन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। दूसरी तरफ राजवंश हाउस, आन्या सोफे पर बैठी गालों पर हाथ रखे वह नीचे बैठे रघु की सारी बात सुन रही थी। रघु उसे घर के सारे नियम काम सब कुछ समझा रहा था जो आदित्य ने उसे कहा था। तभी आन्या कहती है, रघु क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बॉस घमंडी, दुष्ट, दानव, पापी हर तरह का इंसान है? रघु आंखें बड़ी कर, नहीं दीदी, भैया गुस्सैल जरूर है और वह बहुत अच्छे हैं। आन्या मुंह बनाते हुए, मुझे तो वह कहीं से अच्छे नहीं लगते, और यह जो तुम मुझे काम समझा रहे हो, मुझे तो एक पानी उबालना नहीं आता, मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी? रघु बोलता है, दीदी अगर भैया ने कहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, और उन्होंने तो मुझे सख्त हिदायत भी दी है, अगर आप काम नहीं की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये बोल बेचारा बेचारगी निगाहों से आन्या को देखने लगा। उसे ऐसे देख आन्या बोलती है, तू परेशान मत हो रघु, इस घर में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे अच्छे से बात की है, मैं तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं डालूंगी। और वैसे भी खाना बनाना कौन सी बड़ी चीज है, वह तो मैं मोबाइल में देखकर चुटकी से बना दूंगी। रघु भी हाँ में सिर हिला आता है। शाम का समय राजवंश विला के बाहर गाड़ियां रुकती है, इससे आदित्य, वीर और रोहन निकलते हैं। दरअसल रोहन आदित्य वीर एक ही साथ रहते थे। वीर आदित्य के बचपन का दोस्त था जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, और यह एक बहुत बड़ा राज है। और रोहन को आदित्य ने जब एक सड़क पर दर दर भटकते हुए देखा था, उस समय रोहन 5 साल का था, आदित्य 15 साल का। जब आदित्य के ऊपर किसी ने गन की पॉइंट की थी तब रोहन ने ही उसकी जान बचाई थी, ये कह कि वह गंदे अंकल आपको बंदूक दिखा रहे हैं। आदित्य उस समय बच गया था और तभी से रोहन को अपने साथ अपने घर पर लाया था, और ये तीनों एक ही साथ रहते थे। आदित्य की फैमिली के बहुत राज है जो आगे बाद में पता चलेगा आपको। जब तीनों घर के अंदर आते हैं तो घर की दशा देख रोहन की तो चीख निकल जाती है। तो ऐसा क्या हुआ है घर के अंदर? क्या आन्या सब कुछ संभाल लेगी? क्या आदित्य और आन्या के बीच कुछ सुलझ पाएगा, या और अच्छी रहेगी इनकी पूरी जिंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हार्टेड हस्बैंड सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। आगे की कहानी सुनने के लिए देखें पार्ट 3 और हाँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।